तो एड्रिनल कॉर्टेक्स हम पढ़ रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने उसका एक मेन चीज़ देख लिया है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है। तो अब मैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो दूसरे मेजर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं इनकी डिस्कशन करूंगा, और इनको मैंने कहा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है? कॉर्टिसोल है। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है? कॉर्टिसोल है। सो बेसिकली जैसा मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि हम नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर एक ग्रुप का जो मेन हार्मोन है उसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन पढ़ा था, इसी तरह से हम मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन पढ़ रहे हैं? कॉर्टिसोल पढ़ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर एनी मेडिकल एंट्रेंस। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली ये जो कॉर्टिसोल है इसका जो सिक्रीशन है वो प्राइमरीली रेगुलेटेड होगा ACTH से। ACTH जिसको आपने क्या कहा था? कॉर्टिकोट्रोपिन कहा था। और ये ACTH कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। कब करता है? जब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। सो हमने ये कहा था कि ये एक्सेस एल्डोस्टेरॉन के लिए उतना पोटेंट नहीं है जितना किसके लिए है? एल्डोस्टेरॉन। सो एल्डोस्टेरॉन इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय ACTH। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द प्राइमरी सिक्रीशन स्टिमुलस फॉर एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल बेसिकली किससे होता है? ACTH से होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन कहते हैं इसको, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको भी और ACTH को भी। जब भी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होगा, जब भी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होगा तो बॉडी में कॉर्टिकोट्रोपिन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और कॉर्टिकोट्रोपिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कॉर्टिसोल की सिक्रीशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो एंटी स्ट्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन कॉर्टिसोल, एंड बेसिकली इट इज़ अ मेटाबॉलिक हार्मोन। तो हमें ये देखना होगा कि इस कॉर्टिसोल के जो फंक्शंस हैं वो मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है। सो इस चीज़ को एक बार मेरी कहने से आप दोबारा देखिए कि बेसिकली ये जो कॉर्टिसोल है प्राइमरीली रेगुलेटेड किससे हो रहा है? ACTH से। और जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन या बॉडी इज एक्सपोज टू कोल्ड, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, स्ट्रेस होगी, तो बॉडी में कॉर्टिकोट्रोपिन का लेवल इंक्रीज होगा। और कॉर्टिकोट्रोपिन के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसीलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कह रहे हैं। और अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के शुरू का लेवल ध्यान है, जब मैं एंटीरियर पिट्यूटरी आपको पढ़ा रहा था, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ACTH के साथ में MSH ह्यूमन बींग्स में सिक्रीट होता है। तो हमने ये देखा था कि MSH अदरवाइज पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है वर्टिब्रेट्स में। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्योंकि पार्स इंटरमीडिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, वो मर्ज हो जाता है पार्स डिस्टेलिस ऑफ एडिनोहाइपोफिसिस से। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH के साथ में क्या रिलीज़ करती है? MSH रिलीज़ करती है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। सो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट आर द एक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। सो हम ये देख रहे हैं कि इस मेटाबॉलिक हार्मोन जिसका नाम हमने क्या देखा है? कॉर्टिसोल, इसके बेसिकली मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है। सो इधर ध्यान दीजिएगा। सो हम लिख रहे हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, पहला मुझे देखना है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इसका असर क्या है। सो जैसे ही मेरे पास कोई मेटाबॉलिक हार्मोन आता है तो मुझे तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स पे इसके मेटाबॉलिक असर देखने चाहिए। सो क्योंकि हम इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि हम कॉर्टिसोल को क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कह रहे हैं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट असर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। और वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका मेन असर ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए इसके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएगा।
मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। सो ग्लाइकोजन आपको पता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है एनिमल सेल्स में, खास तौर पे हिपैटोसाइट्स में, और वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन को तोड़ के दोबारा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज में। आपको ध्यान है मैंने आपसे कहा था कि मसल ग्लाइकोजन को आप ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मसल्स डू नॉट एक्ट एज अ ग्लूकोस्टैट। ग्लूकोस्टैट की तरह कौन एक्ट करता है, लिवर एक्ट करता है, क्योंकि लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको आप वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज में, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करता है। अगर आप थोड़ा सा हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग होती है तो ये असर उल्टा हो जाता है। तब ये यहाँ पर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को क्या करता है, कम करता है। लेकिन क्योंकि हम केवल नीट की बात कर रहे हैं तो हम केवल ये कहेंगे कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या कर रहा है, इंक्रीज। हालांकि मैं ये जानता हूं कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में ये एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। नंबर दो तरीका है ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस अभी जैसा हमने पहले भी देखा था, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। और ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स नंबर 1 है लैक्टेट, नंबर 2 है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड विल बी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ और डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन। एंड नंबर 3 इज एन अल्कोहल विच इज ग्लिसरॉल। इनमें से अगर आप किसी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज को, तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जिससे आप क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। और इस प्रोसेस को हम नियोजेनेसिस मतलब नया बनना कहते हैं, किसका, ग्लूकोज का। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो अल्टीमेटली इन दो प्राइमरी असरों की वजह से क्या होगा कि कॉर्टिसोल का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे असर ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने ग्रोथ हार्मोन को भी देखा था कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। आपको ध्यान है ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको बताया था कि वो बॉडी सेल से ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ब्लड ग्लूकोज को यूज करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्चुअली क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। मैं दूसरा हार्मोन देख रहा हूं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और वो हार्मोन कौन है, कॉर्टिसोल। और हम बहुत पहले से जानते हैं कि इंसुलिन एक्चुअली ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्टिसोल का ये असर इंसुलिन का अपोजिट है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अप्रोप्रिएटली इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल, दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो प्राइमरी मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल इज इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। हम एक और हार्मोन देखेंगे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, वो है ग्लूकागन। और जब मैंने आपसे कहा था पिट्यूटरी जॉइंट्स में पिट्यूटरी डायबिटीज हो सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, आप समझ सकते हैं उनका भी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रॉनिकली क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। और आप कहेंगे इसको एड्रिनल डायबिटीज। तो जैसे पिट्यूटरी डायबिटीज थी एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन में, ऐसी एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल में क्या हो सकती है, पिट्यूटरी डायबिटीज। और नॉर्मल जो डायबिटीज मेलाइटस आप जानते हैं वो एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से होती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। हालांकि मैं आपको एक डायबिटीज और पढ़ा चुका हूं विच इज डायबिटीज इंसिपिडस, दैट वाज बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट वाज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड थ्रू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। द प्राइमरी फंक्शन of cortisol is absolutely clear to every student. दूसरा देखते हैं, दूसरा असर हम देखते हैं कि इसका क्या असर है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। इसका क्या असर है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। देखिए, कॉर्टिसोल कॉजेज प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, तो कैटाबॉलिक असर है। सो इट प्रमोट्स द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। और आप समझ सकते हैं कि इन कैटाबॉलिज्म प्रोटीन्स में कईयों से क्या बनेगा, अमीनो एसिड, और इन अमीनो एसिड में ग्लूकोनियोजेनेसिस से हम क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट असर कॉर्टिसोल का क्या है कि इट कॉजेज प्रोटियोलिसिस। प्रोटियोलिसिस का मतलब क्या हो गया, इट विल कॉज हाइड्रोलिसिस या ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। और दूसरा असर समझिए, it will inhibit the uptake of amino acids by body cells, खास तौर पे लिवर।
बॉडी सेल्स, आप लिवर को छोड़िए, सॉरी, आप केवल बात कीजिए किसकी, बॉडी सेल्स की। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे असर दोबारा समझिए, इट कॉजेज प्रोटियोलिसिस एंड इट इनहिबिट्स द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय बॉडी सेल्स। तो अगर बॉडी सेल्स ब्लड से अमीनो एसिड नहीं उठाएंगे तो ब्लड में अमीनो एसिड का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आप प्रोटीन तोड़ रहे हैं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या अवेलेबल हो जाएंगे, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड फिर इसका मतलब कहाँ जाएंगे, ब्लड में। तो इसका मतलब ब्लड में जो फ्री अमीनो एसिड है उनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं इन दोनों एक्शंस की मदद से ये बता सकता हूं कि ये फ्री अमीनो एसिड्स का लेवल ब्लड में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फ्री अमीनो एसिड लेवल इन ब्लड is actually increased. So this is a very very important thing to understand. एक और चीज समझिए, नंबर 3, अब हमें देखना ये है कि what is the effect on fats. So अगर आप फैट पे असर देखें, so again it causes hydrolysis of fat. It causes hydrolysis of fat. इसका मतलब ये फैट के डाइजेशन को प्रमोट करता है और स्टोर्ड फैट को तोड़ता है और स्टोर्ड फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में और किस में, ग्लिसरॉल में। और ये फैटी एसिड्स ब्लड में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो हमें ये बात समझ में आ गई है कि ये जो कॉर्टिसोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक हार्मोन है और इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या क्या है। सो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, देन वी विल कम बैक टू दिस डिस्कशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ये देखें तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल का बेसिकली असर किस पर हुआ, एडिपोज टिश्यू पर। और एडिपोज टिश्यू में इट प्रमोट्स द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एडिपोज टिश्यूज आर एडेप्टेड टू स्टोर फैट। यहां पर फैट क्या होता है, स्टोर होता है, और कॉर्टिसोल की प्रेजेंस में ये फैट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बोन में इट रिड्यूसेस बोन फॉर्मेशन। अगर आप लिवर में देखें तो आपको पता चल गया है कि ये ग्लूकोज जनरेशन कर रहा है। ग्लूकोज जनरेशन आपको मैंने बताया था 2 तरीके से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। और मसल में आप क्या देख रहे हैं कि ये इनहिबिट कर रहा है अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय मसल। मसल में क्या नहीं घुसने दे रहा है, अमीनो एसिड। तो मसल में जो प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं बनेंगे। इसका मतलब एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल में मसल क्या हो सकती है, वीक हो सकती हैं। सो ये बेसिकली असर आपको समझ में आ रहे हैं। और अगर आप पैंक्रियास पे देखें तो बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने कि इट काउंटर एक्ट्स द इंसुलिन, द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। सो अगर आप बड़े ध्यान से इस बात को समझ गए हैं तो मैं एक बार दोबारा से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली ये क्या कर रहा है। सो कॉर्टिसोल का पहला काम तो ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आई होप प्लीज मेक अ मेंटल नोट। और इसके 2 तरीके इसके पास में है, ये रहे 2 तरीके। और इसको मैंने कहा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ये 3 सोर्सेज है जिससे आप क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज। दूसरा हमने असर देखा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटियोलिसिस कर रहा है और इनहिबिट कर रहा है अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय बॉडी सेल। खास तौर पे जैसा आपने डायग्राम में देखा था मसल में, मसल वीकनेस आएगी अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि बॉडी में फ्री अमीनो एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और ये प्रमोट कर रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। जो फैट स्टोर्ड है एडिपोज टिश्यू में उसको तोड़ता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो अब एक छोटी सी बात को समझिएगा, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझिए। यहाँ पर एक और ख़ास बात है फैट में, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। तो फैट जहाँ पे बॉडी में स्टोर होता है, सो अगर आप मेल्स में बात करें तो टमी और फीमेल्स में बात करें तो बैक। सो कॉर्टिसोल जब ज़्यादा आता है तो वो फैट को अपने स्टोरेज एरिया से हटा करके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे डिपॉजिट करता है। सो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी अपर टॉर्सो एंड द फेस। सो अब हम ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली क्या कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि फैट जहाँ पे नॉर्मली बॉडी में स्टोर होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया मेल्स में जनरली ये टमी जगह होती है, फीमेल्स में जो होती है बैक होती है। इस स्टोरेज एरिया से फैट को हटा के इसको अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे क्या करता है, पहुंचा जाता है, वहाँ पर जाकर के डिपॉजिट करता है। और ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एक अपर टॉर्सो हो गया और दूसरा कौन हो गया, फेस हो गया। अब हालांकि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन लोअर क्लासेस में हम जानते हैं एक और हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन का बेसिकली काम देखिए, इंसुलिन जब कार्बोहाइड्रेट पे असर डालता है तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट करूँ इसको किससे, इंसुलिन से, तो हम ये देखेंगे कि इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट पे जो उसका असर है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। सो इंसुलिन डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल
एज यू कैन सी द इफेक्ट इज अपोजिट टू दैट ऑफ कॉर्टिसोल। और अगर हम बात करें प्रोटीन की, सो इंसुलिन की प्रेजेंस में जो गट है वो ज़्यादा क्या एब्जॉर्ब करता है, अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड किसके पास पहुंच जाते हैं, सेल्स के पास में, और प्रोटीन बनना शुरू होते हैं। सो एनाबॉलिक इफेक्ट हो गया। सो दैट मीन्स इंसुलिन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विद ग्रोथ हार्मोन ऑन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो हमने ये कहा कि यहां पर भी ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। और अगर आप तीसरी चीज देखें, इंसुलिन की प्रेजेंस में excess of glucose is actually converted into fat and fat is stored in the body. So basically insulin promotes fat storage. इंसुलिन किसको प्रमोट करता है, फैट स्टोरेज को, एंड एक्चुअली इट इनहिबिट्स द ब्रेकडाउन ऑफ फैट. Actually it inhibits the breakdown of stored fats in the body. सो अगर आप तीनों मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रास्ट कर रहे हैं कॉर्टिसोल के साथ में, तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि हर एक मेटाबोलाइट पर इंसुलिन का असर कॉर्टिसोल से अपोजिट है. सो एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन एंटीसिपेट कर रहा हूं कि मेटाबॉलिक फंक्शंस में विच हार्मोन इज एंटागोनिस्ट टू कॉर्टिसोल, द आंसर वुड बी इंसुलिन, और एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन, द आंसर विल बी कॉर्टिसोल. हम ये देख रहे हैं कि हर एक मेटाबोलाइट पे कॉर्टिसोल और इंसुलिन के असर बिल्कुल एक दूसरे से अलग है. अगर मैं एक डायग्राम में आपको ग्लूकोज के बारे में थोड़ा खास तौर पे बताऊं तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हम ये देख रहे हैं कि कॉर्टिसोल क्या कर रहा है. कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है. ब्लड में क्या ला रहा है, ग्लूकोज. कहां से, इन पर्टिकुलर सेल से क्या ला रहा है, ग्लूकोज ला रहा है. और ये ग्लूकोज एक्चुअली इंसुलिन की प्रेजेंस में किस में घुस रहे हैं, सेल्स में घुस रहे हैं. तो इसका मतलब इंसुलिन की मदद से ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज हट रहा है. इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है. और कॉर्टिसोल की एक्शन की वजह से ब्लड में क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है. इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि इन इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन कॉर्टिसोल is antagonist to insulin, or we can say insulin is antagonist to the cortisol. So इतनी बात समझने के बाद में हमने देख लिया है the metabolic functions of cortisol. अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख रहे हैं कॉर्टिसोल के. कॉर्टिसोल का जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज इट्स इफेक्ट ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. इट्स इफेक्ट ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो मेटाबॉलिक फंक्शंस देखे हमने अभी किसके, कॉर्टिसोल के. अब हम दूसरा देख रहे हैं इम्यून फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल. सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी ऑफ कॉर्टिसोल. सो आप ये समझिए कि कॉर्टिसोल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेबिलाइजर ऑफ lysosomal membranes in mast cells. सो इस बात को समझिए. हमने ये कहा कि कॉर्टिसोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर है किसका, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन. ये लाइसोसोम किस में है, मास्ट सेल्स में. अगर आपको ध्यान आ रहा है तो ये मास्ट सेल एरियोलार टिश्यू में होता है, और एरियोलार टिश्यू में जो मास्ट सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, एंड हिस्टामिन इज अ मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन. सो हम ये कह रहे हैं कि मास्ट सेल क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन. हम इसको देख चुके हैं. हिस्टामिन इज अ वेजोडाइलेटर एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन इन ह्यूमन बॉडी. अब आप ये समझिए कि अब ये मास्ट सेल अपने लाइसोसोम्स में क्या स्टोर कर रहे होंगे, क्या स्टोर कर रहे होंगे, हिस्टामिन. और कॉर्टिसोल इस डैमेज्ड मास्ट सेल में लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं होने देगा. दैट मीन्स इट लीड्स टू डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन बाय मास्ट सेल्स, एंड देयरफॉर दिस कॉर्टिसोल हैज अ वेरी पोटेंट anti-inflammatory and anti-allergic effects. So please understand, cortisol बहुत potent anti-inflammatory और anti-allergic है. That is one of the reason why it is frequently abused by many people. तो बहुत जल्दी ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकता है. बॉडी में आपके बहुत ज़्यादा दर्द या सूजन है, आप स्टीरॉयड लेंगे तो वो सूजन को बहुत जल्दी क्या कर देगा, कम कर देगा. इट इज़ अ वेरी पोटेंट एंटी-इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी-एलर्जिक. नंबर 2, आप ये समझिए कि जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटीन्स हैं.
आप जानते हैं गामा ग्लोबुलिन्स, जब मैंने आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स कराए थे तो मैंने एल्बुमिन, ग्लोबुलिन 3 तरह के कराए थे, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स को हमने कहा था इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हमने साधारण भाषा में क्या कहा था, एंटीबॉडीज़ कहा था। और आप ये समझिए कि ये प्रोटीन को तोड़ता है कॉर्टिसोल, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए अवेलेबल कराने के लिए, और अमीनो एसिड की अपटेक को रोकता है। सो इसका मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा किसके ऊपर, एंटीबॉडीज फंक्शन के ऊपर। तो ये केवल कोलेजन को नहीं तोड़ रहा है, ये किसको तोड़ सकता है, एंटीबॉडीज को भी तोड़ सकता है। और अगर एंटीबॉडीज का नंबर क्या होगा, कम होगा, बन नहीं पा रही हैं या टूट रही हैं कॉर्टिसोल की प्रेजेंस में, सो ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं कि एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल विल लीड टू डिप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, विल लीड टू डिप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो एक चीज और, तो ये बात आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट इम्यून फंक्शन भी है। और कॉर्टिसोल थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को भी, ताकि वो थोड़ा सा आरबीसी प्रोडक्शन क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। सो मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं, आपके पास एक हार्मोन है, ये हार्मोन कॉर्टिसोल है। इस हार्मोन के असर को समझिए आप, ये अचानक आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा देगा ताकि आपकी एनर्जी लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सो इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकोज से आप क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो आपको एनर्जी लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक एक्शन याद रखिए। दूसरा ये ध्यान रखिए कि ये जो कॉर्टिसोल है बहुत पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये आसानी से सूजन का दर्द वगैरह नहीं होने देगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो पेन वगैरह होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और तीसरा एक माइल्ड असर समझिए कि इसकी वजह से थोड़ा आरबीसी काउंट क्या हो सकता है, इंक्रीज। तो इसका मतलब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो मैंने क्या कहा, एक तो ब्लड में एनर्जी बढ़ गया, नंबर 2 आपको दर्द नहीं होने दे रहा, नंबर 3 आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, आर यू सरप्राइज्ड दैट दी स्टीरॉयड्स आर एक्चुअली वेरी कॉमनली अब्यूज्ड बाय एथलीट्स। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो एथलीट्स बार बार स्टीरॉयड्स लेते हैं, और ये स्टीरॉयड्स का जो अब्यूज़ है जो एथलीट्स करते हैं, इसकी वजह क्या है। तो हमने देख लिया कि इसके कितने इंपॉर्टेंट असर हैं। इन्फ्लेमेशन होने नहीं देगा, आप ज़्यादा देर दौड़ सकते हैं, थोड़ी सी आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या कर दिया, इंक्रीज। सो दिस विल गिव एन अनफेयर एडवांटेज टू द एथलीट हु इज एक्चुअली अब्यूजिंग दिस ड्रग। एंड नाउ वी आर नॉट सरप्राइज टू फाइंड दैट स्टीरॉयड्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली अब्यूज्ड बाय एथलीट्स। पर ये प्रोलॉन्ग्ड अब्यूज, और आपने देखा होगा आजकल एक बड़ा एक नया एक फैड चला हुआ है, वो है बॉडी बिल्डिंग। जिम्स में जाकर के, और जिम्स में कुछ कोचेस क्या करते हैं, कुछ पाउडर वगैरह दे देते हैं कि ये खाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी बॉडी बनेगी आपकी, और अगर उसमें क्या होगा, स्टीरॉयड होगा, तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन वो स्टीरॉयड खराब है, उसका अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये रही, उसकी वजह यह रही कि ये किसको तोड़ रहा है, प्रोटीन को तोड़ रहा है। अल्टीमेटली मसल वीकनेस आएगी, और अल्टीमेटली जब मसल वीकनेस आएगी, और साथ में प्लीज अंडरस्टैंड दिस, डिप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। नाउ वी नो दैट अ डिक्रीज इन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी कैन बी रिलेटेड टू वेरी कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स इंक्लूडिंग सम कैंसर्स। सो इसीलिए जो प्रोलॉन्ग्ड अब्यूज ऑफ स्टीरॉयड है वो बहुत खराब होता है, और उसका नेट इफेक्ट बॉडी पे क्या होता है, नेगेटिव। और इसीलिए स्टीरॉयड्स को कभी भी अब्यूज नहीं करना चाहिए। आप नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी build कीजिए, do not take steroids. So I hope this is absolutely clear. So now we have seen the cortisol. हम ये देख चुके हैं कि ये cortisol का regulation of secretion कैसे होता है। साथ में हम ये भी देख चुके हैं कि ये जो cortisol है इसके basically metabolic functions क्या है, और हम ये देख चुके हैं कि इसके immunity पे क्या function है। और ये भी हम देख चुके हैं कि जब भी बॉडी में स्ट्रेस होगा तो क्या रिलीज होता है, ACTH के साथ में ACTH की वजह से क्या रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। वो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ताकि आपकी रोग से लड़ने की क्षमता क्या हो जाए, इंक्रीज, या स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ये एक बेसिक इफेक्ट किसका हो गया, कॉर्टिसोल का। अब हमें देखना ये है कि व्हाट आर द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। सो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कॉर्टिसोल की सिक्रीशन की एबनॉर्मेलिटी क्या है। सो हम ये देखेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल।
हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमने पहले देखा था हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन और हम अब देख रहे हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल का बॉडी में ज़्यादा सिक्रीशन हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसके एक्शंस क्या क्या हैं, वही एक्शंस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेसिकली कॉर्टिसोल अगर बढ़ गया तो क्या होगा, बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होना है, इंक्रीज होना है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ। अब मुझे पता है कि कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, तो बॉडी में अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया है तो हम क्या कह रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। शुरू में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो रिप्रेजेंटेटिव डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं उसे कुशिंग्स डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। So excess of secretion of cortisol, hyper secretion of cortisol या hypercortisolism will be example इसका क्या होगा, Cushing's disease। और हम ये देख रहे हैं a person suffering from Cushing disease उसके क्या साइन और सिम्टम हो सकते हैं। पहला हमने देखा कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। मैंने इसको अप्रोप्रिएटली क्या कहा था, एड्रीनल डायबिटीज़। इसमें भी आप अगर इंसुलिन लगाएंगे तो उतना ज़्यादा असर नहीं आएगा जैसा कि आपने पिट्यूटरी डायबिटीज़ में देखा था। सो ये बात हमें समझ में आ गई। नंबर 2, अगर आप याद करें प्रोटियोलिसिस तो मसल वीकनेस होगी, मसल वीकनेस होगी, देयर विल बी डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो ये इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और एक बात समझिए, पर्पलिश स्ट्राए, इसको समझिए ऑन स्किन। हम ये कह रहे हैं कि आपकी स्किन के नीचे जो एरियोलार टिश्यू है उसमें बहुत सारा कोलेजन है, वो आपकी स्किन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो जब ये कोलेजन टूटना शुरू होता है तो स्किन की सपोर्ट हट जाती है और उसकी वजह से स्किन के ऊपर कुछ लाइनें आ जाएंगी। इन लाइनों को हम क्या कह रहे हैं, पर्पलिश स्ट्राए। दिस विल बी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्रोटीन्स। सो ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, मसल वीकनेस, इम्यूनिटी घट गई, पर्पलिश क्या हो गए, स्ट्राए हो गए। फैट मेटाबॉलिज्म में अगर आप ये देखें तो मैंने आपसे ये कहा था कि कॉर्टिसोल रीडिस्ट्रीब्यूट करता है फैट को। सो जिस जगह पर फैट डिपॉजिट होता है उससे हटा करके उसको अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचा देता है। और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मैंने आपसे कहा था अपर टॉर्सो और फेस को कहते हैं। सो बेसिकली कॉर्टिसोल जब ज़्यादा आएगा तो वो यहाँ से फैट को हटा करके बॉडी के अपर पार्ट पे डिपॉजिट करेगा और इसीलिए एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस हो जाती है। इसे हम कहते हैं मून फेसिस, चांद की तरह का चेहरा गोल। और नंबर 2, बफेलो टॉर्सो, बफेलो टॉर्सो। सो बफेलो टॉर्सो, तो टॉर्सो अपर पार्ट कैसा हो जाता है, जैसे बफेलो का। मून क्या हो गया, फेसिस हो गया। आप किसी ऐसे एथलीट को ध्यान कीजिए जो स्टीरॉयड अब्यूज़ में कभी पकड़ा हुआ हो और फिर आप देखिए कि उसका फेशियल फीचर्स एबनॉर्मली ब्रॉड शोल्डर्स, गोल सा चेहरा होगा, तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि दिस पर्सन इज हैविंग एन एक्सेस ऑफ स्टीरॉयड्स इन दी बॉडी और स्टीरॉयड अब्यूज़ कर रहा है। सो बेसिकली कुशिंग्स डिजीज़ में हमने क्या कहा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, मसल वीकनेस होगी, इम्यूनिटी पे असर आ सकता है, रिकरिंग इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन पर क्या आएंगे, पर्पलिश स्ट्राई आएंगे और फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मून फेसिस और आपको क्या दिखाई देगा, बफेलो टॉर्सो दिखाई देगा। आई होप वी हैव अंडरस्टूड कुशिंग्स डिजीज। Now let us look at the hyposecretion of cortisol. So generally hyposecretion of cortisol is associated with hyposecretion of aldosterone as well. दोनों की कमी एक साथ होती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोएड्रिनलिज्म। सो इस कंडीशन को हमने कहा है हाइपोएड्रिनलिज्म। इसका मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स का पूरा फंक्शन क्या है, डिप्रेस्ड है, जनरली ACTH भी कम होगा। सो हम ये कह रहे हैं कि ये हाइपोएड्रिनलिज्म और इस बीमारी को हम कह रहे हैं एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज। सो एडिसन्स डिजीज में हम देखते हैं क्या होता है। सो हाइपोएड्रिनलिज्म में हमने ये कहा कि देयर इज डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड देयर इज डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है और एल्डोस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो गया है, कम हो गया है। सो अब आप ये समझ सकते हैं, जब मैंने शुरू में इस चीज़ को डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था कि कॉर्टिसोल की कमी से ज़्यादा खतरनाक किसकी कमी है, एल्डोस्टेरॉन की। इसका मतलब वी शुड बी मोर बॉदर्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट विल बी बिकॉज ऑफ डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन रादर दैन डिक्रीज कॉर्टिसोल। ये बहुत जल्दी एक्यूट लाइफ सेविंग है, इसकी प्रॉब्लम जल्दी मार सकती है, ये बहुत देर में आएगी इसकी प्रॉब्लम, तो मैं इसकी कमी की बजाय इस कमी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं। सो एल्डोस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो गया तो इसका मतलब इट कैन कॉज हाइपरकैलीमिया, it can cause hyperkalemia. Please understand this, and this can be dangerous, this can be dangerous.
आपको मैंने बताया था कि अगर 5.5 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो इट विल कॉज हाइपरकैलेमिया। यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बेसिकली फ़र्क आएगा इनेबिलिटी टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील्स। सो शुरू में आप ये देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा अगर कॉर्टिसोल की कमी है तो। सो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया है कि अगर हम हाइपोएड्रिनलिज्म की बात कर रहे हैं एडिसन्स डिसीज में तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है, अ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन रादर देन द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इधर देखिए, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया CRH, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया CRH और ये CRH एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे और एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया ACTH और ACTH एक्ट किया एड्रिनल कॉर्टेक्स पे और एड्रिनल कॉर्टेक्स ने रिलीज किया कॉर्टिसोल मेनली और थोड़ा बहुत उसने इसका असर किस पर आया, एल्डोस्टेरॉन पर आया। तो मैंने इसको डॉटेड इसलिए कर दिया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एल्डोस्टेरॉन के लिए पोटेंट स्टिमुलस एक्चुअली ACTH नहीं है, डायरेक्ट सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन है। सो इनका लेवल अगर क्या हो गया है, कम हो गया है, अगर इन दोनों का लेवल कम हो गया है तो नेगेटिव इनिबिशन आपको पता है ACTH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर इसमें हमने ये कहा कि देयर इज डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन एंड देयर इज डिक्रीज कॉर्टिसोल, दिस विल मीन दैट देयर विल बी इंक्रीज लेवल ऑफ ACTH। और अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी बॉडी में ये भी बढ़ेगा, इंक्रीज्ड MSH, और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर के किसको स्टिमुलेट करेंगे, मेलानोसाइट को, और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी। दिस इज द रीजन व्हाई पेशेंट्स ऑफ एडिसन्स डिजीज हैव ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन। ये वो वजह है कि एडिसन्स डिजीज़ के पेशेंट को क्या होता है, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन होता है। सो बेसिकली हम 3 बीमारियां देख चुके हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड अब तक। एक मैंने देखी थी हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन जिसे मैंने कहा था कॉन्स डिजीज़ या कॉन्स सिंड्रोम। दूसरा हमने देखा हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल जिसे हमने कहा कुशिंग्स डिजीज़। और तीसरा हमने पूरा का पूरा एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनिंग क्या हुई थी, कम हुई थी, और इसको हमने क्या कहा, एडिसन्स डिजीज़। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा एक और चीज को डिस्कस करूंगा। आपको ध्यान है जब मैं एड्रिनल कॉर्टेक्स बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के 2 मेजर ग्रुप है लेकिन एक माइनर ग्रुप भी है, अगर आपको याद आ रहा है, जिसे हमने एड्रिनल एंड्रोजन्स कहा था। और मेन एड्रिनल एंड्रोजन कौन था, DHEA। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एड्रिनल एंड्रोजन्स की। और इन एड्रिनल एंड्रोजन्स में मेन था डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन। इंसिडेंटली दिस हार्मोन is a center of a very intense research and it is believed to be anti-aging and it is a part of the formulation of many creams etc that are available in cosmetic products. So हम ये देख रहे हैं कि एंटी एजिंग की थ्योरी के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी किस पे वर्क करती है DHEA पे। लेकिन एक बात समझिए, ये जो एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है ये एंड्रोजन्स है। एंड्रोजन्स अफेक्ट द मेल, इट इज द मेल सेक्स हार्मोन। सो इमीडिएटली मुझे ये समझ में आ गया कि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा सिक्रीट बॉडी में होते नहीं है क्योंकि फीमेल्स में इनकी ज़रूरत नहीं है। और मेल्स में आप समझ सकते हैं कि टेस्टिस बहुत ज़्यादा एंड्रोजन सिक्रीट करता है और मेन एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरॉन। इसीलिए हमने कहा था कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक्चुअली ग्रुप जो है ये माइनर है, ये मेजर ग्रुप नहीं है। क्या चीज़, एड्रिनल एंड्रोजन्स। और इसकी अबनॉर्मेलिटी ऑफ द सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें इसकी डेफिशिएंसी, तो 12वीं के बच्चे को यह समझना चाहिए कि इसकी डेफिशिएंसी मेल और फीमेल में ज़्यादा असर नहीं करेगी। फीमेल में इनकी ज़रूरत नहीं है, मेल में ऑलरेडी क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन जो कि बहुत पोटेंट एंड्रोजन है, तो इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। और अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो इसकी एक्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फीमेल्स में अगर इसकी एक्सेस हो गई तब ये सिग्निफिकेंट बनेगा। सो हम जो एड्रिनल एंड्रोजन्स में जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात 12th या नीट एग्जाम के लेवल पे देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जब एड्रिनल एंड्रोजन का सिक्रीशन क्या हो जाता है, एक्सेस, और ये किस में होता है, फीमेल सेक्स में, तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इस फीमेल में डेवलप होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल ये डेवलप होने शुरू हो जाएंगे फीमेल में। मुस्टैच, बियर्ड, मेल पैटर्न बाल्डनेस, चेंजेस इन दी वॉइस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें किस में आनी शुरू हो जाएंगी, इस फीमेल में आनी शुरू हो जाएंगी। एंड देन इट बिकम्स ट्रबलसम एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज वायरलिज्म।
सो ये चौथी बीमारी हम देख रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के साथ एसोसिएटेड, इसको हमने क्या कहा है, वायरलिज्म कहा है। ये इसका मतलब इंपॉर्टेंट कब है, जब एड्रीनल एंड्रोजन का लेवल किस में बढ़ जाता है, फीमेल्स में, और फीमेल्स में क्या डेवलप होना शुरू हो जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इस चीज को हमने कहा वायरलिज्म। सो अब मेरे पास जो 4 बीमारियां हो गई, कॉन सिंड्रोम, दूसरा हो गया कुशिंग्स डिजीज, तीसरा हो गया एडिसन्स डिजीज, और चौथा हो गया वायरलिज्म। वायरलिज्म वाज एक्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल एंड्रोजन्स इन दी फीमेल्स। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। बेटा इसको आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और एक्सपेक्ट कीजिए कि नीट 2017 में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू।